हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले के साइंस के जितने भी वीडियो आपको दी गई होंगे उन सभी को देखा होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस 40 क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आप कोई भी पेपर देने जाओ, डेफिनेटली यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए उन सभी को अच्छे से ध्यान से सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा। तो इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास कोई बैलून है, ठीक है, मतलब कि कोई गुब्बारा है, और अगर इस गुब्बारे को हम दो चीज़ों से इस पर क्षेत्रफल लगाते हैं। पहले क्षेत्रफल समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पुस्तक है, ठीक है, कोई बुक्स है हमारे पास, एक बुक्स हो गया और एक हमारे पास नीडल है यानी एक सुई है। अब क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं कि इस गुब्बारे पर हम इस पुस्तक को पहले रखते हैं इस तरह से। अगर मैं इस पुस्तक को रखूंगा इस पर तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर लग रहा है इसका क्षेत्रफल जो कि ज़्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये गुब्बारा फूटेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर इस पुस्तक को हटाकर यानी इस बुक को हटा करके मैं अगर इस नीडल को यहाँ पे टच करूँ, इस नीडल को यहाँ पे टच करूँ, यानी क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। अब आप ये समझिए कि बड़ा था तो क्षेत्रफल ज़्यादा था, तो वहाँ पे क्या होगा कि नहीं फट रहा था, यानी कि गुब्बारा फूटा नहीं। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल ज़्यादा था तो दाब कम लग रहा था। लेकिन अगर जैसे ही हमने इस पुस्तक को हटा करके यहाँ पे एक नीडल लगाया तो नीडल लगाने के साथ ही क्या होगा कि गुब्बारा फट जाएगा। तो गुब्बारा फटने का कारण ये हुआ कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल को हमने कम किया तो वहाँ पे कार्यरत जो दाब था वो क्या होगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज हो जाए तो उसका संवेग ज़्यादा किस में होगा। एक चलती हुई कार है और एक रेल इंजन है, दोनों के समान गतिज ऊर्जा, तो संवेग किसमें ज़्यादा होगा। तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। भारी जल वह जल होता है, भारी जल के बारे में आपको पता है। भारी जल जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोटॉप जो होता है, क्या होता है आइसोटॉप में समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन के जब बात करते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है, 3 समस्थानिक है, जिसको हम लोग 1H1 लिखते हैं, 1H2 लिखते हैं, 1H3 लिखते हैं। 1H1 जो होता है वो होता है प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम। सेकेंड जो होता है 1H2 ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और थर्ड जो होता है 1H3 ये होता है ट्राइटियम। और यहाँ पे जो ड्यूटेरियम देख रहे हैं, ड्यूटेरियम के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही बनता है हमारा भारी जल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब नॉर्मली हम जल के बारे में जानते हैं कि जैसे कि भारी जल वह जल होता है, तो जल तो हम जानते हैं कि H2O होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन का स्थान यहाँ पे पड़े कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, आइसोटॉप मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड लेता है D2O, ये हो जाता है सही आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तेज हवा वाली रातें ओस नहीं बनाती है, इसका कारण क्या होता है। तेज हवा वाली जो रात होती है उसमें ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि वाष्पीकरण की जो दर होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से ओस नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिए और ये बहुत ही ज़्यादा एकदम वीवीआई प्रश्न है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करिएगा। शुष्क जो बर्फ होता है वो किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो शुष्क बर्फ हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 जो होता है उसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। देखिए, पादपों में अगर कहा जाए कि भोजन और पोषण तत्वों का संचालन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन जल और खनिज होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पौधों के लिए, क्योंकि इनमें संवहनी उत्तक होते हैं। संवहनी उत्तक के कारण ही
क्या होता है कि पौधों में भोजन और ये खनिज लवणों का संचालन होता है। नेक्स्ट आता है कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए, अबिंदुकता का जो दोष होता है, जैसे कि आँख में क्या होता है कि एक तो आपका मोतियाबिंद हो जाता है, उस तरह से जरा दृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, तो उसी तरह से एक अबिंदुकता भी दोष होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और जरा दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस, बेलनाकार जो लेंस होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि ऐसे दो तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, उसे क्या कहते हैं? मॉर्निंग वाली जो आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो उसे आइसोटॉप कहते हैं। लेकिन जस्ट इसका अगर उल्टा हो जाए तो वहाँ पे हम लोग इसको समभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्या होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा, बेसिक नॉलेज के साथ आप लोग बता ही सकते हो कि फ्यूज तार का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं कि सर्किट में जो प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा जो होगी उसको रोकने के लिए। अगर फ्यूज तार रहता है तो बहुत ज़्यादा जब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे फ्यूज टूट जाता है। फ्यूज क्या करता है कि दोनों तारों को जोड़कर रखता है और फ्यूज टूटने से धारा प्रवाहित रुक जाता है और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं घर की वो बच जाता है। तो ये जनरल सी बात है, सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यानी जो प्रतिध्वनि इको है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रकाश विद्युत धारा निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे सही होगा प्रकाश विद्युत धारा जो है वो आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता पर भी और आपतित प्रकाश पुंज के तरंग दैर्घ्य पर भी, यानी सही होगा सी। ए और बी दोनों हो जाएगा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गन धातु एक मिश्र धातु है। गन धातु एक मिश्र धातु है, यानी गन धातु किसका किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। तो गन मेटल जो होता है, जैसे कि सिंपल सी भाषा में हम याद रख सकते हैं कि अगर आपकी कोई आपको कोई गन दिखाए तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले ताज़ा टी हो जाए, उसके बाद हम बाकी के बात करेंगे। तो ताज़ा टी इस तरह से याद रख सकते हैं, ताज़ा टी मतलब कि ता से आपका हो गया तांबा, जा से जिंक, आप टी से टीन, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे कि कॉपर, यानी जैसे तांबा को कॉपर, एस आपका हो गया टिन और जेड हो गया जिंक। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश में ध्रुवण की जो घटना होती है यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग क्या होता है? तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो तरंगे होती हैं, जनरल मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताया भी है कि हम याद कैसे रखेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है। तो देखिए जब हम लोग अनुप्रस्थ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अनुप्रस्थ, तो प्र जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका प्रकाश को डिनोट करेगा, प्रस्थ। याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। और उसी तरह से ध्वनि की हम बात करते हैं तो ध्वनि क्या होता है, तो वो अनुदैर्घ्य होता है और अनुदैर्घ्य को हम लिखते हैं तो इसमें देखिए ध आपका छिपा हुआ है, धैर्य, ठीक है, ध छुपा हुआ है, आधा ध यहाँ पर ध, प्र पूरा है तो अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ होता है। और इसको हम समझते हैं, आप इस तरह से समझिए, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत वेक्टर प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत एक ही दिशा में कंपन करते हैं या उनका जो परिणाम है वो क्या होता है कि द्विविन्यास किसी निश्चित नियम के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वो ध्रुवण कहलाती है। ध्रुवण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्रुवण जो है वो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति के बारे में बताता है। ध्रुवित तरंगों में किसी सीमित रूप से ही दोलन होती है, जबकि अध्रुवित तरंगों में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन होता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि लंबवत दिशा में एक ही दिशा में चलता है उसे ध्रुवित हम लोग कहते हैं और वो प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज समझना था। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक जो अम्ल होता है आरएनए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है?
इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, तो बी सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जो जलीय घोल है उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे फॉर्मलिन कहा जाता है, फॉर्मलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट कि गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किसकी बनी होती हैं? तो गामा किरणें हम जानते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक भाग है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय 7 प्रकार के होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 प्रकार के, और इसी का एक भाग होता है गामा किरण, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का बढ़ता घटता क्रम कैसे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में। ये चीज़ आपको समझने को मिलेगा हमारे उस छोटी सी वीडियो में, तो आप ज़रूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है? जो फ्यूज है इसका सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत काम करता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा मेटल जो है वो सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर के में तरल अवस्था में होता है? और यहाँ पे नन मेटल की बात की जा रही है, अधातु की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे आवर्त सारणी में अधातु के फॉर्म में एक ही अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो है ब्रोमीन। और इसी तरह से अगर धातु के बारे में पूछा जाता है, मेटल के बारे में पूछा जाता, तो हम वहाँ पे फिर मरकरी यानी जो हमारा पारा है उसको करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आता है कि निर्वात में ध्वनि तरंगे का संचरण कैसे होता है? निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण किस तरह से होता है? तो ध्वनि तरंगों का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? कटोरे में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी रखा गया और पानी भी रखा गया तो क्या होगा कि सारा पानी बर्फ बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है कि जितना भी पानी है वो बर्फ बन ही जाता है जनरली, आप जानती हैं। तो सारा जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पानी के ऊपर तेल फैल जाता है, इसका कारण क्या है? पानी के ऊपर जो है वो तेल फैल जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डाइकोट तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा परत मौजूद होता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा परत मौजूद होता है? जब आप पेड़ के किसी छाल को देखोगे तो आप उसमें इस तरह से देखते हो। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है, ठीक है। जो इस तरह का आप देखोगे ना बना हुआ, उसमें आपको समझ में आएगा वो आप जब पिक्चर देखोगे। तो कैम्बियम यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आता है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस अध्ययन को हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के अलावा भी मैंने आपको चीज़ बताया कि केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ हरित लवक, ये दोनों में भी पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और ये हरित लवक में पाया जाता है। मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूत्रकर्णिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, हिंदी में सूत्रकर्णिका है। तो सही आंसर यहाँ पे ए होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि सल्फराइड, ठीक है, सल्फराइड जो है वो किस तत्व का अयस्क है? सल्फराइड किस तत्व का अयस्क माना जाता है? तो ये जिंक का अयस्क है, ऑप्शन डी होगा, जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट पॉइंट कि एक समान गति वाला पिंड क्या है? एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक समान गति वाला जो पिंड होगा वो हमेशा मतलब कि वो त्वरित नहीं होता है, त्वरित नहीं होता है। एक समान गति से जब चल ही रहा है तो उसमें त्वरण आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, त्वरित नहीं होता है। अगला सवाल कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पिंड के चारों ओर अगर गति हो रही है तो वो किसका उदाहरण है? तो वो समान चाल है और समान वेग है, उसमें और कुछ नहीं, समान वेग समान चाल है, और त्वरित तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे जड़त्व की माप है? तो जड़त्व का माप जो होता है वो जनरली द्रव्यमान होता है, ठीक है, जड़त्व का माप द्रव्यमान से ही किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु क्या होते हैं? तो मॉर्निंग वाले वीडियो में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किया था कि परम शून्य ताप क्या होता है, कि परम शून्य ताप पर क्या होता है कि
सभी गैसों की आणविक जो गति होती है वो रुक जाती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गैस के अणु के गति जो होता है वो रोक देता है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। तो देखिए, जनरली जल प्रदूषण को मापने के लिए यहाँ पे हम जो एक इस्तेमाल करते हैं, इसको शॉर्ट में बीओडी कहा जाता है, जिसको इसका पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन इसके अंतर्गत थोड़ा सा समझिए, ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पे समझिए कि जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा तो जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिससे अब फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आपको बस बीओडी का फुल फॉर्म याद रखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ध्यान देना है कि रेक्टिफायर जो होता है इसका इस्तेमाल अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफायर का। वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो तापमान पर निर्भर तो करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि तापमान पर निर्भर तो करता है, लेकिन होता क्या है कि तापमान में कमी के साथ घट जाता है। यानी ध्वनि का जो वेग होगा तापमान में कमी के साथ घट जाता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर शुष्क हवा में ध्वनि का अगर वेग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है, वहीं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, यानी जब तापमान को हम कम कर रहे हैं, तो तापमान कम करने के साथ ध्वनि का वेग भी देखिए 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने के साथ साथ ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, तापमान घटने के साथ साथ ध्वनि का वेग भी घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनने वाली गैस कौन सी है। तो जनरली हम जानते हैं कि कोयले की खानों में अगर विस्फोट होता है तो उसका जिम्मेदार होता है मीथेन गैस, जिसको हम लोग मास गैस के नाम से जानते हैं, CH4। अगला प्रश्न है कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, इसका कारण क्या है। तो हीरा विद्युत का प्रवाहित नहीं कर रहा, यानी विद्युत का सुचालक नहीं होता है, और इसका कारण यह है कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी बनेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगा ऑप्शन बी होगा 9 गुना। अब कैसे समझ लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, जैसे कि हम मान लेते हैं K बराबर 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं कि K1 जो होता है वो 1/2 m को ज्यों करते हैं, लेकिन वेग को 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। तो 3 अगर 3v करते हैं तो क्या हुआ, 3v का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाहर आएगा, लेकिन 1/2 mv² ज्यों का त्यों रह जाता है। तो इतना के जगह पे मैं आप क्या करता हूँ कि पहले वाला K रखता हूँ। तो आप देखेंगे कि K1 बराबर क्या होगा, 9K हो जाता है, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो बस फार्मूला आपको याद रखना है। पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि पादपों में कोशिका भित्ति होता है लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो विटामिन कौन सा है जो कि प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में इस्तेमाल होता है। तो विटामिन K, फिलोक्विनोन के नाम से इसको जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा रिपीट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ही है या फिर कौन सा वो चीज़ है जो लाल रक्त कोशिकाओं में विचरण के लिए अति आवश्यक है। यानी RBC के विचरण के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉलिक अम्ल। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ थोड़ा सा और भी हम जान लेते हैं, जैसे कि शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए विटामिन B12 जिसे हम लोग साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है, तो कोबालामीन भी कहा जाता है। और फॉलेट जिसे हम लोग फॉलिक एसिड, जो कि हमने ऊपर में देखा था, फॉलिक एसिड भी कहा जाता है कि आवश्यकता होती है। दोनों पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करने के लिए DNA और RNA बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आवेश कण यानी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में
चला जाता है तब, लंब में चलता है तब क्या होगा? आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से होकर अपनी दिशा के लंब में चलता है तब क्या होगा? तब क्या होगा? कण की गति अपरिवर्तित रहती है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद से नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि यहाँ तक वीडियो को देख कौन रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।